तुर्की और शाम में सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ ज़्यादा लर्जा खेज होती जा रही है। तुर्की में आने वाले जल्जले के बाद मलबे में एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे की क्या कैफियत होगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ किस कर्ब के आलम में इस दुनिया से रुखसत हुई। क्योंकि माहिरीन तो अभी भी खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल्जले के मजीद आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की और शाम में सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ ज़्यादा लर्जा खेज होती जा रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक 12,000 से ज़ायद लोग इस क़यामत खेज ज़लज़ले में जाँ बहक हो चुके हैं। जो तुर्क हुकाम है उनके मुताबिक 8,000 हलाकतें तो सिर्फ तुर्की में हुई हैं। शाम में अब तक 3,000 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस अलमनाक हादसे में 40,000 तक जानें ज़ाया होने का खदशा है और पूरी दुनिया तक पहुँचने वाले तुर्की और शाम के मनाज़र इंतहाई परेशानी का बायस बन रहे हैं। ज़लज़ला मुतासरीन की बात सुने तो दिल दहल जाता है। लोगों के घर तबाह हो गए, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं और इसके अलावा वहाँ ठंड और समुद्री तूफ़ान की वजह से ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल का शिकार है। जो ज़लज़ले से बच गए अब ठंड की वजह से ठिठर कर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में झूल रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप्स मौसूल हो रहे हैं, उनको देख कर ही रूह काँप जाती है। तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के बाद मलबे में एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया। माँ को तो बचाया नहीं जा सका, बच्चा बच गया। अब ना तो बच्चे का कोई और वारिस है, ना इसके ख़ानदान में से कोई जिंदा रहा। उस बच्चे की क्या कैफियत होगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ किस कर्ब के आलम में इस दुनिया से रुखसत हुई। उस माँ ने अपनी कोख में उस बच्चे को रख कर उसके मुस्तकबिल के लिए क्या क्या ख्वाब सोचे होंगे, देखे होंगे, लेकिन बदकिस्मती देखे तो दुनिया में आते ही यतीम हो गया। इसी तुर्की की एक और वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक छोटा सा बच्चा मलबे तले फंसा हुआ है। उसे निकालने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। उसका सिर्फ सर नज़र आ रहा है और इसे मलबे तले दबे 45 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। इसकी प्यास बुझाने के लिए रेस्क्यू अफसरान उसे बोतल के ढक्कन से पानी पिला रहे हैं, लेकिन मलबा इतना ज़्यादा है कि कई घंटों के बावजूद बच्चे को अब निकाला नहीं किया अभी तक। शाम में छत गिरी और पूरा घर तबाह हो गया। सारे घर वाले हलाक हो गए। एक छोटी 15 माह की बच्ची बस जिंदा निकली। उस बच्ची का क्या होगा? उस बच्ची को सहारा कौन देगा? इसकी परवरिश कौन करेगा? किसके पास कोई जवाब है? नहीं। शाम में तो आम दिन भी क़यामत खेज होते हैं। इमारतें ताहाल रेजा रेजा हैं, लोगों के पास रोज़गार के वसाइल नहीं और उसके बाद ये आफत। लोगों की आंखें नम हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात हुई, कहने लगे अल्लाह हमारा किस हद तक इम्तहान ले रहा है। हम एक मुश्किल से निकलते हैं तो इससे बड़ी मुश्किल हमारे सामने खड़ी होती है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे जज्बात हैं जो लफ्ज़ों में सिमट ही नहीं सकते। लोगों को पता ही नहीं कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। लाखों अफराद लापता और उन्हें तलाश किया जा रहा है। वहाँ से लोग सहाफ़ियों को और हुकूमती हुक्काम को वीडियोज़, वॉइस नोट्स और मलबे के नीचे से अपनी लाइव लोकेशन भेज रहे हैं। इन पैगामात में लोगों को अपनी जगहों के बारे में बता रहे हैं। इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इतनी बेबसी का आलम है, अल्लाह की पनाह। एक टर्किश शेफ़, बड़ा मशहूर शेफ़, उसकी वीडियो गर्दिश कर रही है। आपने भी इनकी पुरानी वीडियोस देखी होंगी। जब से लोग उन्हें देख रहे हैं, एक लम्हा ऐसा नहीं है कि उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो या उनके माथे पे परेशानी के आसार आए हो या उनके माथे पे कुछ शिकन आई हो, मगर इस ज़लज़ले ने तो उनको भी झंझोड़ के रख दिया। नई आने वाली वीडियो में पुट पुट कर रो रहे हैं। ये वही शख्स है जो तुर्की में आए दिन लोगों की इमदाद करते नजर आते थे, मगर अब वो भी कह रहे हैं कि हम बेबस हैं और पूरी दुनिया से मदद की दरख्वास्त करें। जहाँ जहाँ ज़लज़ला आया, हर गली, हर इमारत, हर मसमार हुई चीज़ में कई कई कहानियाँ। एक 26 साल नौजवान इस्माइल है जो शाम से तुर्की नौकरी के घर से आए थे भाई साहब, और ज़लज़ले ने उनकी जान ले ली। उनके भाई बहरीन से तुर्की में आए और 2 रोज़ से मुसलसल उनको ढूंढने की कोशिश करें, इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। ज़लज़ले से कम 2 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इब्तदाई अंदाज़ों से इल्म होता है कि तुर्की और शाम में आने वाले 2 ज़लज़लों से 23 मिलियन या इससे भी ज़्यादा लोग मुतासर हुए। कई अस्पतालों की तो बिजली तक मुनक़ता हो गई है, ख़त्म हो गई है। मरने वालों की तादाद अब कहीं ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने खबरदार किया कि जब तक सारा मलबा साफ़ नहीं किया जाता उस वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हलाकतों की तादाद है कितनी, क्योंकि हलाकतें जितनी बताई जा रही हैं इससे कई ज़्यादा है। क्योंकि ज़लज़ला आए 48 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अब तक जो लोग मलबे से नहीं निकाले जा सके उनके बचने के चांसेस इंतहाई कम है। कोई मुआवजा ही हो जो इतने वक्त बाद कोई सलामत निकल सकता हो। फिर मुआवजे तो खैर होते भी हैं, तुर्की में भी हो रहे हैं। जैसे तुर्की के सूबे अताए में
एक 8 साल बच्चे को 48 घंटों के बाद मलबे से निकाला गया। उस बच्चे की माँ इमारत के बाहर उसका इंतजार करी थी, जैसे ही बच्चे को निकाला वो गले मिले। ये सारे मुनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीरिया में ज़लज़ले के दौरान आसपास की सारी इमारतें मलिया-मेट हो गई, लेकिन बीबी ज़ैनब का रोज़ा मुबारक सलामत रहा। सीरिया में WHO के मुताबिक हालात ज़्यादा ख़राब हैं। शाम में तबाही दर तबाही हुई है। तुर्की के इलाकों में भी लाखों शामी शहरी काफ़ी बुरे हालात में हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक लोग ज़्यादा अरसे तक ज़ख्मी हालत में मलबे में दबे रहते हैं। इनके लिए गुर्दे नकारा होने का खदशा है और आने वाले हफ्तों में ऐसे केसेस सामने आ सकते हैं। ऐसे में सर्दी की शिद्दत भी एक मसला है, क्योंकि लोग घरों में वापस जाने से खौफज़दा है। ज़लज़ला इलाकों में वबाई अमराज फूटने का भी अब खदशा है, जो आसपास के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं। और लोगों का खदशा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तबाही होनी थी वो तो हो चुकी, लेकिन उससे बड़ा मसला और चैलेंज ज़लज़ले के बाद की सूरत हाल से निपटना है। तो जब ये हो जाएगा सब कुछ, इब्तदाई तबी इमदाद भी मिल जाएगी, तो लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त करना है, लोगों की मेडिकल की ज़रूरत पूरी करना है, उन्हें वबाई अमराज से बचाना है। जिन लाखों लोगों के रोज़गार छिन गए उनको रोज़गार देना है, दोबारा से रिहायशी इमारतें और एक पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और इस बार बेहतर तरीके से इमारतें तामीर करना। क्योंकि इब्तदाई तहकीक के बाद ये बात भी सामने आई है कि इतनी बड़ी तबाही की एक वजह इमारतों की ठीक तामीर ना होना है। यानी जो इमारतें बनाई गई उनमें शायद मटीरियल अच्छा नहीं था। ऐसी इमारतें बनाई गई जो ज़लज़ले के झटके को बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। अब जितने मुँह उतनी बातें। इसके अलावा जो मुख्तलिफ शहरों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हुआ उसको भी ठीक करना है। सड़कें जो खंडरात में तब्दील हो गई हैं इनको नए सिरे से तामीर करना है। मालूमात की तरसील के लिए इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन टावर्स को फिर से कारआमद बनाना है। इससे ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, पूरी नई ज़िंदगी शुरू करने वाला। और लोगों की ये बात दुरुस्त है कि ज़लज़ले के असरात कई सालों तक रहेंगे, जैसा पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में 2005 में कश्मीर के अंदर ज़लज़ला आया था, जिसमें 70,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। उसके असरात अभी तक कश्मीर और बालाकोट से नहीं गए। तब जो इमारतें तबाह हुई, जो स्कूल तबाह हुए, जो कारोबार तबाह हुए, इतने साल गुजरने के बावजूद अगर हम वहाँ पे जाएँ तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। हमने भी सैलाब की आफत देखी है, जिसमें हज़ारों लोग हलाक हुए, लाखों लोग बेघर हुए, जिनके सर पे अभी तक छत नहीं आ सकी। इससे भी असरात कई साल आगे के हैं और यही खदशा शाम और तुर्की का है। अब अल्लाह ना करे इस मुसीबत के होते हुए कोई नई मुसीबत आ जाए तो लोगों के लिए और आफत हो जाए, क्योंकि माहिरीन तो अभी भी खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ज़लज़ले के मज़ीद आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। खुशाइन बात यह है कि सारी कठिन सूरत हाल में शाम और तुर्की की हर मुल्क मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने भी सामान के जहाज़ भिजवाए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते भी वहाँ इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुँच चुके हैं। शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर जाने लगे थे, फिर उनको आगाह किया गया कि उनके आने से तुर्की में इमदादी कार्रवाइयों में खलल आ सकता है, इसलिए उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया, अपना दौरा मुलतवी किया। अब बस दुआ है कि अल्लाह तुर्की और सीरिया पे आई इस मुसीबत और आजमाइश में मज़ीद इजाफा ना करे, मज़ीद मुआवजे हों ताकि मलबे तले फंसे अफराद को निकाला जा सके जिंदा, और जितनी जल्दी हो वहाँ ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ जाए। इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको खुद ब खुद मिलती रहे। अगली दफ़ा के लिए अल्लाह। मुल्क में एक शैतान कम होगा और क्या होगा, वो चोर है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया उसने। गोली मारो इनको, अपनी मेहनत करें, रोटी कमाएं खाएं। ना तो जेल में मोबाइल फोन मिल रहे हैं, ना वाईफाई मिल रहे हैं और ना वहाँ पे नशा मिल रहा है कोई। नहीं, मैं शुक्र के नफल पढ़ूंगा कि ये गिरफ्तारी दे। अच्छी बात है, होना चाहिए। गलत लोगों को हमेशा जेल में जाना चाहिए। जितने ये किराए के ले आते हैं उतने के लोग आएंगे, वो भी डंडे डुंडे खा के कुछ आधे भाग जाएंगे, आधे पकड़े जाएंगे। हमारी जेल में 2-4 हज़ार लोगों की जगह है, 2-4 से फर्क नहीं पड़ना उनको। वो मुझे बताएं रियासत मदीना का क्या काम किया उसने, किस चीज़ पे अमल किया, खुद उसे पता नहीं उर्दू में रियासत मदीना लिखना भी आता है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की प्लानिंग के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो प्लान मुरतब हो चुका है और मुकम्मल हो चुका है कि किस तरह से, कहां से और कैसे इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, कितना वक्त लगेगा, ये भी बताया जा रहा है खबरों में। लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्या लोग सड़कों पर आएंगे, क्या इमरान खान साहब के साथ गिरफ्तारी देंगे, लोगों से चल के पूछते हैं। आए जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो प्लान है वो मुकम्मल हो चुका है। अगर गिरफ्तार होते इमरान खान साहब, आपका क्या रिएक्शन होगा? हमारा रिएक्शन है वो, हमारे अपना क्या नाम है, कप्तान है, ठीक है, हम पीछू खाड़ देंगे। हम पीछू खाड़ देंगे नहीं, हम वो नहीं है, हम बदला नहीं लेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, कॉल आएगी हम जाएंगे। मुल्क में एक शैतान कम होगा और क्या होगा। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो आप कोई सड़कों पे नहीं निकलेंगे?
इंशाल्लाह जब हमारा लीडर नवाज शरीफ कार देगा ज़रूर निकलेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब को लीडर नहीं मानते आप? नहीं मानते, क्यों? वो चोर है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया उसने। वो तो कहते दूसरे चोर हैं। तो साबित करें ना, फिर 4 सालों में किया नहीं है, हाँ। साबित करें 4 सालों में किया गया, फिर फांसी दें किसी को। रिएक्शन तो कोई नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान अभी वैसे भी मकबूल हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो मेरे ख्याल में ये लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा होगा। सानू कुछ भी नहीं, भावें जेड़ा मर्जी का गिरफ्तार हो जाना, भावें नवाज शरीफ हो जाए, भावें ये हो जाए, भावें मरियम नवाज हो जाए, सारे गिरफ्तार हो जाए। आप इन्नी कर दी थी है ना, भुखे मार रही है दुनिया। तो मेरा बात चले ना, मैं सारे मार दवा। अच्छा, आप सबको मार ही दे? हाँ। जेल के अंदर या बाहर ही? नहीं, बाहर ही मार दवा। हमें इमरान खान रोटी दे के जाएगा या नवाज शरीफ रोटी दे के जाएगा? अच्छा, हम तो कमा के खाएंगे ना। तो आपको फर्क नहीं पड़ता? गोली मारो इनको, अपनी मेहनत करें, रोटी कमाए खाएं। क्या रिएक्शन होगा? ठीक है भाई, गिरफ्तार होगा, मुल्क के हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि उसको आए दिन तो उसको बोझ दें, ये क्या जमान पारा लोगों बुलवा के रास्ता बंद करवाया होता है उसने। अच्छा। ठीक है, बाहर नाश्ते के स्टॉल लगवाए होते हैं उसने, मतलब कोई फायदा नहीं। जो लोग कहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी, लोग गिरफ्तारी दें, भाई सिंपल सी बात है, ना तो जेल में मोबाइल फ़ोन मिल रहे हैं, ना वाईफाई मिल रहे हैं, और ना वहाँ पे नशा मिल रहा है। कोई घर बैठ के ट्वीट करना बहुत आसान है, सिंपल ट्विटर खोला, ट्वीट किया, दैट्स इट, वो कुछ नहीं है। अवाम जो ना उसके नीचे पीछे भागेगी जाएगी, कोई भी उसमें जाके पकड़ लेना किसी को भी। कौन होगा? मजदूर तबका होगा जो दिहाड़ी पे होते हैं। ठीक है, ये दिहाड़ी पे बुलाते हैं इमरान खान साहब? भाई सिंपल से हर, ये सिर्फ इमरान खान नहीं, कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी उठा लें, सब जगह ये बंदे करते ये हैं। जमान पार के बाहर जो लोग हैं, ये इशरा मोड़ पे मजदूर बैठे होते हैं, गाजी रोड पे मजदूर बैठे होते हैं, ठोकर पे मजदूर बैठे होते हैं। जिस दिन कहीं होगा ना इनका कोई धरना वगैरह होगा, उधर कोई मजदूर नजर नहीं आएगा कोई जगह पे। किधर जाएंगे? तो भाई वो धरना में मिलेंगे, आपको कहाँ मिलेंगे? नहीं, मैं शुक्र के नफल पढ़ूंगा कि ये गिरफ्तारी दे, ये सिर्फ झूठे भी आनी है पे अपना सारा इन्होंने जो न्यू जनरेशन है ना उसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अच्छी बात है, होना चाहिए। क्यों? गलत लोगों को हमेशा जेल में जाना चाहिए। इमरान खान साहब को गलत समझते हैं? सब गलत हैं ये इस वक्त जो भी पॉलिटिशियन में ना, सब गलत हैं। अच्छा, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, आप सड़कों पे नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, मार दमागा, दिहाड़ी तोड़ेंगे हम अपनी। हम क्यों निकलेंगे? अच्छा, आप अपनी दिहाड़ी नहीं छोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। खान साहब तो कहते हैं मेरे पास 2/3 मेजोरिटी है और आवाम सड़कों पे आ जाएगी। तो नजर तो आती नहीं फिर कहीं पे। रो तो रहे हैं सड़कों पे आगे, और से कितना रोना है। निकलेंगे जो उनके पीछे हैं, हम तो अपनी रोटी के पीछे हैं। आप उनके पीछे नहीं हैं? हम अपनी रोटी के पीछे हैं। अच्छा, आप इमरान खान साहब के पीछे नहीं है? नहीं। कितने को लोग बाहर निकलेंगे अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है? वो जितने का आपको नाचते हुए नजर आते हैं, वो भाई ने पहले मुझसे बताया कि जितने ये किराए के ले आते हैं उतने के लोग आएंगे, वो भी डंडे डूंडे खा के कुछ आधे भाग जाएंगे, आधे पकड़े जाएंगे, गिरफ्तारियां नहीं देंगे। तो अच्छा, मैं ये बताएं, आपके क्या ख्याल है, इमरान खान साहब सुकून से गिरफ्तारी दे देंगे या भागेंगे? भागेंगे ही। कहाँ भागेंगे? हाँ, भागेंगे ही लगता। भागेंगे, अच्छा, किधर को भागेंगे? किधर जाएंगे? अमेरिका ही जाएंगे, और किधर जाना उन्होंने? तो वो तो कहते हैं अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। वो बातें हैं सारी, बस भाग के भी अमेरिका ही जाएंगे? अमेरिका ही जाना इन्होंने। मैं कह रहा हूँ ना आराम से देंगे ना भागने से देंगे, अपनी तरफ से तो भागने का पूरा जोर लगाएंगे। आराम से गिरफ्तारी वो देता है जी कि मैं खड़ा हुआ, मुझे आगे पकड़ लो। वो ये कि इमरान खान पहले गिरफ्तारी दे, मैं कहता हूँ मेरा ये बयान चलाएं ना, इसके यूथिया जो है इसके पीछे जाएँ तो मुझे कहना। ये यूथियों को पागल बनाया हुआ है कि वो दें। कायदे हमेशा पहले खुद कुर्बानी देता। ये आसानी से दें या ना दें, हमारी ख्वाहिश है कि ये इसको जाना चाहिए जेल में। तो फिर इमरान खान साहब के पीछे कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा, जेड़ा ओदे मगर होगा वो ही जाएगा। कौन है उनके पीछे? ऐसे लोटे रूटे ही। सबसे पहले उन्होंने कहा सबसे मैं ही जाऊंगा, लेकिन ये जाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनको नजर आ जाएगा कि भाई जब अवाम ही नहीं इनके साथ। ठीक है, अब मुझे पता 200-400 बंदा जेल में, हमारी जेल में 2-4 लोगों की जगह है, 200-400 से फर्क नहीं पड़ना उनको। वो सिर्फ झूठे बयानिए पे वो सारा कुछ न्यू जनरेशन को या सबको जो इनके पीछे लगे हुए हैं सबको बेवकूफ़ बनाया है इसने। वो मुझे बताएं रियासत मदीना का क्या काम किया उसने, किस चीज़ पे अमल किया। खुद उसे पता नहीं उर्दू में और रियासत मदीना लिखना भी आता है कि नहीं। वो कहता है मुझे मगरिब का पता है जी, उसे वाकई मगरिब का ही पता है। कभी आनी है जी कि गिरफ्तारी दो, जेल भरो, ये सिर्फ अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो अवाम इनके साथ जाएगी जेलों में? अवाम क्यों जाएगी इनके साथ? मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ जो है ना अपनी दिहाड़ी लगाने आएंगे किराए के बंदे इनके साथ, ठीक है, और आधे भाग जाएंगे, और जो बदकिस्मत होंगे वो पकड़े जाएंगे। जो पकड़े जाएंगे ना वो तरे जाएंगे, वो फिर सियासी शहीद। हाँ, वो उधर जाके कहेंगे जी, अंदर जाके कहेंगे कि जो है ना मेरा इमरान खान के साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं तो दिहाड़ी के चक्कर में आया था, आपने मुझे पकड़ लिया। इन सारों की एक एक करके वारियाँ आनी हैं, इन सब ने रोना है, इनकी नस्लों ने भी रोना है। इन्हें जो है ना वो जना, और इमरान खान ने भी जो है ना अल्लाह के कहर से बचना नहीं है।
जो नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या वो इमरान खान साहब के साथ गिरफ्तारी देंगे, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जो प्लानिंग चल रही है, अगर वो वाकईतन गिरफ्तार हो जाते हैं तो लोगों का पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या वो सड़कों पे आएंगे, क्या वो इमरान खान साहब का साथ देंगे, या कि अपने अपने कामों में मसरूफ रहेंगे? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? क्या आप गिरफ्तारी देंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी मौसम की संगीनी शिद्दत की वजह से है, बहुत ही गमज़दा है तुर्की। पूरा 3 माह के लिए इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक हॉट टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है। वजीर आजम या हमारे वजीर खारजा जो है वो आना चाह रहे थे वहाँ पे, तो उनको मना किया गया। जो इमदादी सरगर्मियों में यहाँ पर इनकी मदद कर सकते हैं, उनका आना जरूरी है। इसकी सरबराह मुमलकत का आना बिल्कुल खत्म जरूरी नहीं है। वहाँ से जो है वो जल्जला जो है वो ट्रैवल कर रहा है और अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की एक शख्स को फ्रंट पर लाया गया है और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है कि इसमें बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। शैतानी मंसूबा है, दजाली मंसूबा है कि दुनिया की आबादी को 3.5 अरब किया जाए। वेरी वार्म वेलकम नाजरीन, आई एम योर होस्ट अजीम बट एंड यू आर वाचिंग हालाते हाजरा प्रोग्राम। नाजरीन, जैसा आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर जो तुर्की है और शाम है और उसके इर्द गिर्द के जो चंद ममालिक हैं वो इस वक्त क़यामत से पहले क़यामत का मंजर देख रहे हैं, और बड़ा शदीद किस्म का ज़लज़ला जो है वो 7.8 के करीब बताया जा रहा है कि वहाँ पर आ चुका है। और पिछले तकरीबन 3 से 4 दिन जो है वो तुर्की वालों के लिए बहुत ही मुश्किल से गुजरे। हम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो देख रहे हैं कि जिस तरीके की वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, और किस तरीके से जो है वो वहाँ पर अमवात हो रही हैं। तकरीबन 10,000 के करीब दोनों ममालिक का मिला के फिगर बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक के अगर मिलाया जाए शाम में और तुर्की में तो अफराद जो है वो 10,000 के करीब जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत ही खतरनाक किस्म का ज़लज़ला आ रहा है। और उसके साथ साथ एक जो मिथ जुड़ी हुई है वो ये है कि एक साइंसदान है, उन्होंने जो है वो ये कहा जा रहा है, उनकी एक ट्वीट वायरल हुई है कि वो 3 दिन पहले ही उन्होंने खबरदार किया था कि भाई आप जो है वो इसके इंतजामात करें। ये सारे मामला के बारे में हम जानेंगे। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, दुनिया सारी इमदाद कर रही है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल वहाँ पर क्या है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सगीर रामे साहब मौजूद हैं तुर्की से। बहुत शुक्रिया सर आपके एक तो वक्त का, और साथ ही सवाल रखता हूँ कि सर ये किस तरह का मामला एक अचानक आया है, और आप क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं, एग्जैक्ट सिचुएशन हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया अजीम भट्ट साहब, बड़ी अंदोनाक सूरत हाल है, बहुत बड़ा अलमिया है तुर्की के लिए। और 2023 में तुर्की जो है वो राइज कर रहा था, और दुनिया में खबर थी लुज़ाने मुआहदे ख़त्म होने के बाद तुर्की जो है वो बहुत राइज करेगा वर्ल्ड इकोनॉमी में और पहले 10 पोजीशंस में। लेकिन बदकिस्मती से ये ज़लज़ला जो है ये बहुत बड़ी आफत है। और तुर्की में इस वक्त ताज़ा तरीन हलाकतों की जो सूरत हाल है वो 9,000 से ज़ायद सिर्फ तुर्की में है, और 2,000 के करीब शाम में हलाकतें हैं, जो कि 11,000 के करीब कुल हलाकतें, और 50,000 अफराद से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, और रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी मौसम की संगीनी शिद्दत की वजह से है। बाज़ इलाकों में बहुत शदीद बर्फबारी और -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत है, जिसकी वजह से दुश्वारी है। नंबर 2 जो दुश्वारी की वजह है वो ज़मीनी राब्ते कट जाना, मेन शाहराहों का डैमेज होना ज़लज़ला के बाइस, और 10 सूबों का तकरीबन रास्ता कट चुका है ज़मीनी रास्ता, और अब फ़ज़ाई रास्ता जो है उसमें दुश्वारी बर्फबारी और संगीन मौसम की है। आपको पता है हेलीकॉप्टर्स जो है जो इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त कोशा है, वो उनके लिए समटाइम परवाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बर्फबारी जब शदीद होती है या तेज हवा चलती है और बर्फबारी के साथ या बारिश के साथ फ्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो काफी अंतनाक और बहुत ही गमज़दा है तुर्की। पूरा 3 माह के लिए इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है, और उसके बाद जो 10 अजला हैं उसके गिरदोनवा जो सूबे हैं उनमें उनकी रहायशों का आर्जी इंतजाम किया जा रहा है, और स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। 9,000 से जायद जो है स्पेशल फोर्सेस बटालियन जो है वो अपने हेलीकॉप्टर समेत इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। इस वक्त तक 1 लाख जो है रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं रेस्क्यू।
अच्छा सर, चूंकि मैं रामे साहब अभी पढ़ रहा था, मेरे अल्लाह ताला कभी भी ऐसा ना करे कि जो मैंने अभी इदारा सेहत की रिपोर्ट पढ़ी उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शायद तुर्की में, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ना ही करे, मैं दोबारा कहता हूँ कि 40,000 के करीब वो कह रहे हैं कि हलाकतें जो है वो हो सकती हैं, और अभी आप भी मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि 9,000 से ज़ायद हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो ये 40,000 का एक तो फिगर बताया जा रहा है कि 40,000 हलाकतें होंगी और तकरीबन 1.5-2 करोड़ अफराद जो है वो शायद इससे मुतासिर भी होंगे। एक तो इस बारे में मुझे बताइएगा, और दूसरा ये कि सर वो चूंकि आप एक जर्नलिस्ट भी हैं बड़े सीनियर, और आपको पता है कि ये साइंसदान से मुतल्लिक वो जो एक ट्वीट चल रहा है कि 3 दिन पहले जनाब हमने आगाह किया था, तो अभी तो फिर इस हवाले से अगर उन्होंने आगाह किया था तो क्या तुर्की की गवर्नमेंट ने कोई खास उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया था, या इनको पता नहीं था, ये क्या मामला थे, मतलब इसके इस बारे में क्या सिचुएशन थी, आपके पास क्या रिपोर्ट है? देखिए, जो नीदरलैंड का जो है फ्रैंक होगर बीट्स जो है, जो जिसने ये दावा किया था कि ये 3 दिन पहले उसने कहा था कि तुर्की में जल्जला आ सकता है, तो ये देखें, आप मुझे ये बताएं कि जल्जले की प्रिकॉशंस क्या ली जा सकती है। यानी एक कैसे, पहली बात तो ये कि जल्जला जो है उसको किसी तरह एग्जैक्टली डेट और टाइम के मुताबिक प्रेडिक्ट करना, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और तुर्की में इस वक्त न्यूज़ चल रही है कि ये यानी ये ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड है जो हॉर्स टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है। अब इस पेशीनगोई के पेश नज़र ये भाम क्रिएट हुआ और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। अब दूसरी बात, आपने कहा कि हिफाजती इक़दाम, तो क्या आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह का कोई र्यूमर आता है या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कहीं से आती है जिसका फ्यूचर में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 3 दिन बाद आना है या 2 माह बाद आना है या कब आना है, तो ये आप किस तरह के हिफाजती इक़दाम वहाँ कर सकते हैं और कोई पता नहीं है कि जल्जले का मुकाम कौन सा है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है और रूस के मीडिया ने भी इस पर बात की है। रूस का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका इस पर बात करना कि ये हॉर्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये जल्जला मैनमेड है, तो ये एक बहुत बड़ी इस वक्त कंट्रोवर्सी है जो तुर्की की अवाम में पैनिक फैलाए हुए है। अच्छा, मैं अब मज़ीद ये सर जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपने भी उसका तज़किरा किया कि बहुत, एक तो वहाँ पर जो मौसम है वो भी बड़ा सख्त सर्द है और बड़ा ख़राब है, और फिर जो 3 महीने की एमरजेंसी भी लग चुकी है, तो अभी किसी दीगर जो ममालिक है, जिस तरह हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तरफ से एक तो बड़ा यानी कि वार्म किया गया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी, और जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी कि हम इस घड़ी में जो है वो तुर्की के साथ करें, लेकिन वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है उन्होंने वहाँ पर आने की अगर बात की तो तुर्की हुकाम ने उनको मना कर दिया कि आप अभी ना आए। तो उसको लेके भी आज सुबह से पाकिस्तान में जो है वो प्रॉब्लम एक थोड़ी सी, यानी कि आपको पता है कि पाकिस्तान के तो पॉलिटिकल हालात जिस तरह के हैं तो वो शुरू हो गई है। तो इस बारे में आपके सोर्स रिपोर्ट क्या कह रहे हैं, मतलब क्यों मना किया गया है कि वज़ीर आज़म या हमारे वज़ीर खारजा जो है वो आना चाह रहे थे वहाँ पे, तो उनको मना किया गया? जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पाकिस्तानी अवाम को ये जानना चाहिए कि इस तरह की आफत में, इस तरह की मुसीबत में किसी भी सरबराह मुमलकत का विजिट करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उनको इमदाद भेजना अहम होता है। दूसरी बात ये बताऊं कि इस वक्त जो सदर रजब तैयब एर्दोगान है वो आज कारामान महाराष्ट्र का जो मरकजी सेंटर था इस जल्जला का, वो आज वहां पर पहुंचे हुए थे, यानी ऑन स्पॉट थे। उससे पहले वो अंकारा थे, फिर इस्तांबुल आए। यहाँ पर उन्होंने जो इमदादी सरगर्मियों को उसकी प्लानिंग पूरी करनी थी, और तमाम मिनिस्ट्रीज को कह दिया गया कि वो मुतलका इलाकों में अपने जो एक्सपर्ट हजरात हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेके वहां पर इमदादी सरगर्मियों में खातर खा खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, उनको वहाँ जो 10 सूबे हैं, मुतासरा सूबे, उनमें पहुंचने का कहा गया। अब इस सूरत हाल में अगर कोई किसी मुल्क का सरबराह आता है और सदर जो है रजब तैयब एर्दोगान वो कारामान महाराष्ट्र में होते हैं जल्जला ज़दा इलाके में, तो उनको ना तो प्रोटोकॉल दिया जा सकता है, ना उनसे कोई मीटिंग का एहतमाम किया जा सकता। और मैं कहता हूँ ये इंतहाई गलत कदम था। अगर शहबाज शरीफ यहाँ पर सिर्फ इसलिए तशरीफ लाते कि वो जनाब तुर्की के शाना बशाना खड़े हैं, उन्होंने एक भेजा है पाकिस्तानी हुकूमत ने
72 लोगों पर मुश्तमिल रेस्क्यू अमला जो ट्रेन और इमदादी सामान भेजा है, जो कि एक ऐसा कदम है। मैं समझता हूँ कि इमदाद करनी है तो इस वक्त जो रेस्क्यू के ट्रेंड एहलकार हैं जो इमदादी सरगर्मियों में यहाँ पर इनकी मदद कर सकें, उनका आना जरूरी है। किसी सरबराह मुमलकत का आना बिल्कुल कतन जरूरी नहीं है। वो इस वक्त तमाम आप ये देखें कि प्रेसिडेंशियल सेंटर में ऑफिस में उनके एक सेंट्रल क्राइसिस सेंटर क्रिएट किया गया है, जिसको वहां बैठ के पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। तो वो क्या इनके साथ प्रोटोकॉल में इनके साथ फ्लैग मार्च करेंगे, इनको प्रोटोकॉल देंगे, या वो अपने मुल्क की आवाम को बचाएंगे? क्या करेंगे वो? उनके पास क्या चॉइस है? ठीक हो गया सर। मैं रामी साहब आखिर में सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि चूंकि एक तो आपने बड़ा कंट्रोवर्सीज वाला वो तरीका बता दिया हमें, मतलब सारा मामला कि वो जो एक ट्वीट से रिलेटेड था, लेकिन उसके साथ साथ ही अब एक और चीज़ जो है वो वायरल हुई है। और टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में हर गली चौराहे के ऊपर जो है वो अब यही गुफ्तगू हो रही है कि शायद अब अगला नंबर पाकिस्तान का है। तो क्योंकि वो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि भाई वहाँ से जो है वो ज़ल्ज़ला जो है वो ट्रैवल कर रहा है और अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की अगले 15 दिन में तो कोई, क्योंकि बीइंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आपके पास रिपोर्ट होगी, मुझे एंड पे जरूर बताइए कि पाकिस्तान को लेके भी इस तरह की कोई पेशन गोई है? जी बिल्कुल, ये उसी फ्रैंक हुगर बीट्स ने ही ये फर्दर उसने ये कहा है कि सऊदीया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम लिया, इंडिया का भी उसने उसमें नाम लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत ये है कि जितने भी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ज़ल्ज़ले की एग्जैक्ट मुकाम और उसके जो वक्त का इस तरह तयन कर देना, ये कोई नेचुरल प्रिडिक्शन नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि एक शख्स को फ्रंट पर लाया गया है और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है कि इसमें बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। और आपको पता है कि कोविड-19 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी ये सामने आई थी, जो अभी तक जिस पर बहुत सारे दुनिया के जो दानिशवर है वो बात कर रहे हैं कि ये दुनिया की आबादी को 3.5 अरब पर लाना चाह रहे हैं। यानी एक शैतानी मंसूबा है, दजाली मंसूबा है कि दुनिया की आबादी को 3.5 अरब किया जाए, क्योंकि फूड की मुस्तकिल शॉर्टेज मतवक्के है। तो जो ये जिनको ये गरीब गुरबा, ये हमारे जैसे मुल्कों में बसने वाले अफराद को वो ये कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो ये चाहते हैं, ये कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी राय की बात नहीं कर रहा, उनके मुताबिक वो ये चाहते हैं कि दुनिया की आबादी को 7 अरब से 3.5 अरब पर किया जाए। तो अगर इस तरह की प्रेडिक्शन होंगी और एग्जैक्टली उन मुकामात पर उस टाइम पर ज़ल्ज़ले आएंगे और मैस डिस्ट्रक्शन होगी और बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होगी, थाउजेंड्स और मिलियंस में, तो ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रूफ बन जाएगी। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी कि ये जो फ्रैंक हुगर बीट्स है ये किसके ईमा पर ये सब कर रहा है। और इसको आप आजकल एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया पर सैमसंग जो कार्टून है उसका भी इन प्रेडिक्शन के हवाले से बड़ा जिक्र चल रहा है और बार बार उसके क्लिप चल रहे हैं कि ये बहुत पहले तुर्की के ज़ल्ज़ले और बाकी जो उसने प्रेडिक्शन की है। अब उसे पूछना चाहिए कि क्या उसने सैमसंग कार्टून देख के ये प्रेडिक्शन की है या वो किसी का अलाकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको प्रोब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सगीर रामी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट तुर्की से हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह उन्होंने आपने सुना कि बताया, एक तो वहाँ की सूरत हाल से हम लोगों ने, तमाम लोगों ने जो है वो जाना, और साथ ही साथ ये जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं, एक मैस क्रिएट किया जा रहा है, एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तुर्की में तो ये मामला हो गया, लेकिन अब ये पाकिस्तान को लेके, अफगानिस्तान को लेके, ईरान को लेके शुरू किया गया है। इस तमाम तर मामला के ऊपर सगीर रामी साहब ने बड़ा खुल के जो है वो बताया है, गुफ्तगू की है कि दुनिया भर के लोग जो है वो इसको बड़ा कंट्रोवर्शियल निगाह से देख रहे हैं। हकीकत क्या है वो देर ब देर जो है वो जल्द ब देर जो है वो सामने आती है, तो आपके सामने रखेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, खुदा आपका हामी और नासिर हो। कितने मक्कार हैं, दगाबाज है, पूरा मुल्क खा गए हैं। इमरान खान एक्चुअली इतना डरपोक है कि फौरन कॉलें जाना शुरू हुई थी लोगों को कि जी इतने बंदे भेज दो, इतने बंदे भेज दो ताकि मैं गिरफ्तार ना हो। खान साहब उनको पाल के रखते हैं अपने बिस्तरे में, बड़ी करीब रखते हैं अपने सांपों को। वो जहेज में कुछ दुआएं और पता नहीं क्या क्या लेके आई हैं, और इन्होंने आकमेर के तौर पे उनको इतनी बड़ी हुकूमत दे दी कि ये इतने महीनों से इस्तीफे कर रहे थे और खुद जाके अदालतों में धक्के खा रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे नामंजूर कर दो। आरिफ अलवी आज खत लिख रहा है,
वो बेसिकली इतना डेस्परेट आदमी है कि भाई मुझे भी तो खबरों में डिस्कस करो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माविश तबस्सुम। नाजरीन, शेख रशीद साहब की पिछले दिनों एक वीडियो आई थी जिसमें वो पुलिस वाले के गले लगकर रो रहे थे, लेकिन आज जब अदालत के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की तो उनका अंदाज़े बयान बिल्कुल मुख्तलिफ था। सर, काफ़ी शोला बयानी की है शेख रशीद साहब ने। वो दोबारा से एक ही बात कह रहे हैं जो पहले भी कहते थे कि जेल मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है। वो कह रहे हैं मुझे किसी अहम सियासी शख्सियत से भी मिलने का कहा गया था लेकिन मैंने मना कर दिया। सर, कौन सी शख्सियत हो सकती है? कौन हो सकती है? राना सनाउल्लाह हो सकता है, और कौन हो सकती है? उन्होंने कहा होगा कि भाईजान उसको मिल लें तो शायद इंटीरियर मिनिस्टर आपकी आसानी करेगा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा तो शेख रशीद की औकात नहीं है उस पर। देखें, बात यह है कि ये ड्रामे इनके चलते हैं। कभी आप देखें कैसे दाढ़े मार के रोते हैं, कभी कहते हैं कि ये हथकड़ी है, जेवर है। ऐसी बात है तो फिर पहले नहीं रोना था, 24 घंटे पहले की बात है। ये सुन लिया करें आप इनकी बातें, अभी इनकी तबीयत साफ होने से ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। वो फाज चौधरी भी ठीक होके निकला है, शहबाज गिल को भी काफ़ी फाका है। अब तो वो हाथ जोड़ के माफिया मांगता है और गाली भी नहीं देता किसी को भी नहीं दे रहा। किसी को क्या देनी, तो वो आप फिक्र ना करें, इनको फाका पड़ेगा भी। सर, लेकिन शेख साहब कह रहे हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। उनके भतीजे ने भी कहा है कि उनको सर्दी में नीचे फर्श पर बिठाया जाता है, ठंडे फर्श पर, और खाना भी जो घर से जाता है वो वापस कर दिया जाता है। मैं तुम्हें जेल है और जेल में यही होता है। उनका घर का खाना क्यों मिले? उनको क्यों मिले घर का खाना? बाकी कैदियों को घर का खाना मिलता है, ठीक है ना। तो वो कोई स्पेशल जेल है, दमाद है इस मुल्क के कि उनको उस तरह से ट्रीट करे। दूसरी बात यह है कि झूठ बोलता है उनका भतीजा। जो उनकी तस्वीरें खुद आई हैं, जो उन्होंने खिंचवाई हैं, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सिगार पी रहे हैं जेल के अंदर और खुश हैं, ठीक है ना। आप सुन लें इनकी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और वो तो ज्यादती तो शहबाज गिल के साथ भी हो रही थी। फिर हमने देख लिया कितने कितने उसको अटेंडेंट मिले हुए थे, किस तरह के उसके खाना पीना था। मिलते हैं कर करके पुलिस वाले केले खिला रहे थे उसको, शेव कर रहे हैं उसकी, ये कर रहे हैं। आई मीन ड्रामे नहीं है आपको अभी तक पता नहीं चलता है कितने झूठे हैं माविश, कितने मक्कार हैं, दगाबाज हैं, पूरा मुल्क खा गए हैं और इनका आजमा जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा। लेकिन सर, शहबाज गिल साहब तो काफी ज्यादा गमजदा नजर आए, काफी उदास थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो तो कह रहे थे कि मेरा तो जबड़ा तोड़ा गया रात के 2 बजे, मेरे पास तस्वीर हैं, और वो कह रहे हैं मैं किसी ओवरसीज को नहीं कहूंगा कि सियासत पे। माविश, अगर किसी का जबड़ा टूटे तो 6 महीने से पहले बात नहीं कर सकता, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाल सकता। जबड़ा तोड़ा और वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं प्रेस से, यार डज इट मेक सेंस? खुदा के लिए जबड़ा तो छोड़े, किसी का दांत कोई तोड़ देना, डेंटिस्ट नहीं नॉर्मल तो उससे बात नहीं होती, बल्कि डेंटिस्ट भी करता है तो कई घंटे मुंह सुन रहता है एक दांत निकाल कर, और कई घंटे आदमी जो है ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बात कर सकता है, मुंह पे हाथ रख के बैठे। इस झूठे का जबड़ा तोड़ दिया और अपना ये अगले दिन बात कर रहा है, भाई पर तस्वीरें और प्रूफ है। क्या मैं क्या कहूँ, ये लोग अपना लगता है वो इंडियन में नहीं, ये वो तमिल फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं कि हीरो इधर से उड़ता उधर चलता है, गोली चलती है इधर से, घर से भागता है, लड़की की आवाज़ पे गोली लगने से पहले वो आ भी जाता है, तमाम गाड़ियाँ क्रॉस करके सब कुछ करके, और फिर डा डू एक्शन हीरो बन जाता है। छोड़ें आप इस ड्रामे को इनके। लेकिन सर, शहबाज गिल साहब इससे पहले एक और बात भी कह चुके हैं कि अपनों ने उनका साथ नहीं दिया था। सर, ये कौन अपने हैं? खान साहब की बात करें क्या? ऑफ कोर्स, और कौन है अपना? उनका है कौन दुनिया में? क्योंकि आपको तो पता है उनके वालिदैन के मुतल्लिक जो खबर आई हुई है, वो तो अब मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन चले रहने दें, उनका अपना कोई भी नहीं है। तो और ये है कि ये किसी के भी नहीं है, शहबाज गिल के क्यों होंगे? पहली बात तो ये है, ये क्या किसी और के हैं? नहीं, तो शहबाज गिल के क्यों होंगे? सर, पंजाब में एक तासुर और भी दिया जा रहा है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 5 बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लिस्टें बन चुकी हैं और पुलिस पर में जो बड़े तबादले पर है वो तबादले किए जा रहे हैं, और ये सब कुछ इसी वजह से किया जा रहा है। सर, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए माविश, तबादले जो होते हैं ना, वो तो एक रूटीन का मामला है। अच्छा। कि जब कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपनी मर्जी के लोग लगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और ये हर हुकूमत लगाती है, खुद तहरीक-ए-इंसाफ ने नहीं लगाया। आपको याद करें कि परवेज़ इलाही ने जब अपना ओहदा लिया था, प्रेसिडेंसी में उन्होंने जाके हलफ उठाया था एज ए चीफ मिनिस्टर, तो लाहौर वो नहीं पहुंचे थे और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को पहले बदल दिया था, ये याद करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने आने से पहले अपॉइंट कर दिया था, ठीक है ना। तो ये अपना कहने की बातें हैं।
अब अगर किसी ने अपना सूबा चलाना है तो वो अपनी अपनी लिहाज से उसको चलाएगा, अपनी मर्ज़ी के लोग लेके आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तबादले होते होने चाहिए। लिस्टें बनाना, 5 लोगों की कोई लिस्ट बननी होती है, महावेश उंगली पे गिन सकते हैं, कौन लिस्टें बनाएगा, वो लिस्टें इशू होंगी, नहीं, दौड़ें लगी हुई हैं। आपको मैंने क्या कहा था कि अभी इमरान खान गिरफ्तार नहीं होगा, 3 दिन से उन्होंने रौला नहीं डाला हुआ गिरफ्तार हो रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, गिरफ्तार हो रहा है, डाला हुआ ना? तो अभी तक हो गया नहीं। लेकिन डरपोक इतना है इमरान खान, एक्चुअली इतना डरपोक है कि फ़ौरन कॉलें जाना शुरू हुई थी लोगों की, जी इतने बंदे भेज दो, इतने बंदे भेज दो ताकि मैं गिरफ्तार ना हो। वैसे आप टार्जन बने हुए हैं, वैसे आप किंग कॉन्ग बने हुए हैं, लेकिन अपना जब कोई खबर झूठी भी दे दे तो हर एक को फ़ोन चले जाते हैं। MNA MPA को कहा जाता है हर बंदे ने 5-5 बंदे लेके आने ताकि 3000 बंदा 4000 बंदा हो वहाँ पे। हर वक्त घर के बाहर एक डिस्को पार्टी चल रही है, डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, खाबा चल रहा है। आई मीन कमाल का मुल्क उन्होंने बनाया। सर वैसे खान साहब ने तो लेकिन कल भी कहा है कि अगर जेल भरो तहरीक शुरू हुई तो मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। जी उन्होंने साथ ये भी कह दिया, साथ ही वो आपके डब्बू ने, नहीं खान साहब नहीं जा सकते क्योंकि इस तरह लीडर चले गए तो पीछे कौन करेगा, तो इसका मतलब तहरीक तो ना हुई ना, तहरीक तो ना हुई कि जो खुद से चलेगी। वहाँ पे अल्जीरिया में कौन सा अपना लीडर था जिसके पीछे वो शुरू हुई थी मूवमेंट, इजिप्ट में कौन सा था जब शुरू हुई थी, अरब स्प्रिंग पूरी आ गई, एक भी लीडर नहीं था वहाँ पे, मूवमेंट थी क्योंकि वो वाकई अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे या अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, तो लोग उठ के खड़े हो गए। आप देख लें, ये इनको ख्याल है अभी जब आप उस 90 दिन के बाद आएंगे ना तो कोर कमेटी की मीटिंग होगी और वो इमरान खान को कहेगी देखिए खान साहब आप नहीं अरेस्ट हो, बस आप हैं तो जहान है, तो ये है तो बयान है, और कुत्ते बिल्ले जो हमारे हैं उनको अरेस्ट होने दें। और खुद भी तो दौड़े लगाएंगे, खान की भी दौड़े लगवाएंगे और लोगों को कहेंगे अरेस्ट हो। और बाय द वे इतला के लिए अर्ज़ है आपकी कि अभी तक पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से एक आदमी वॉलंटियर नहीं आया सामने जो कहे मुझे अरेस्ट कर लो जेल भरो तहरीक में, एक भी नहीं सामने आया। वो एक मैंने लड़के की वीडियो देखी, लड़का तो नहीं पाई था अच्छा खासा, लेकिन वो बड़ा नाजुक सा था, कहते देखें हम यहाँ पे आए हैं, हम इतने लोग हैं लेकिन ये पुलिस वाले हमें मार रहे हैं, हम कैसे आज़ादी लेके आए अगर हमें मारते रहेंगे। तो मैं कहा देखो यार ये फुल कॉमेडी टाइम है। नाजुक आपने खुद ही कहा वो नाजुक सा है तो जाहिर सी बात है। नहीं नाजुक अपने उसमें है, हिम्मत में। मैं वैसे तो मेरे से लंबा चौड़ा है, मेरे से ज़्यादा तगड़ा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं उसके अदाओं की बात कर रहा हूँ और हिम्मत की बात कर रहा हूँ। सर लेकिन विफाकी हुकूमत क्यों दिन ब दिन फैलती जा रही है? वजीर आजम ने एक ही दिन में 5 नए मुशीर लगा दिए। एक तरफ IMF कह रहा है खर्चे कम करो और हम खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे अब अनकरीब वजीर आजम को एक मुशीर और लगाना पड़ेगा बड़ा स्पेशल, और वो होगा सिर्फ बाकी मुशीरों और वजीरों की गिनती करने के लिए, क्योंकि जब इतने ज़्यादा हो गए तो उसकी रोज़ सुबह ड्यूटी होगी, गिनती करके बताएगा कि आए ड्यूटी पे कि नहीं। देखिए वज़ीर आज़म का सिर्फ एक जो है ना जो सेविंग ग्रेस है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इनमें 50% से भी ज़्यादा हैं जो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। मैंने मान लिया, लेकिन ये कोई मेरे नज़दीक ये कोई अकल की बात नहीं है। वो गाड़ी तो ले रहे हैं, पेट्रोल तो खर्च कर रहे हैं, वो दफ्तर तो ले रहे हैं, अमला तो लग रहा है वहाँ पे, जो लोग फ़ोन तो लग रहे हैं, तो ये आप खर्चा तो डाल रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये आपको जब मैं बात बताने लगा हूँ, ये एक्चुअली आज मैंने किसी को कहा है कभी शहबाज शरीफ साहब को ये मैसेज दो मेरा, अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, दुनिया की नंबर 1 ताकत है, और कितना उसका बजट है आप खुद सोच लें। अमीन आपको मुझे अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका में 14 वज़ीर हैं, 15वां जो है वो उनका वाइस प्रेसिडेंट होता है और 16वां जो है वो सदर होता है। यानी इतना बड़ा मुल्क 16 लोग चला रहे हैं, और हमारे यहाँ पे 300 की जो है वो कैबिनेट बनी हुई है सूबों की, अगर आप मिला लेते हैं 350 भी हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल ही मजाक बना लिया ना उन्होंने, वो अपना गन्ने चुपो वाली बात है और माले मुफ्त दिले बेरहम। तो वजीर आजम के जितने दावे हैं वो खोखले नजर आते हैं इन अपॉइंटमेंट्स के बाद। सर एक रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ झूठा बयानिया बनाने की मुहिम में इंडिया की जो बीजेपी पार्टी है उसके बाद दूसरे नंबर पर है। आपके ख्याल में ये रिसर्च हकायक पर मबनी है या बस ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च
मैं समझता हूँ ये दुनिया की तारीख में तीसरे नंबर पे है। पहला हिटलर था, दूसरा मोदी है, तीसरा इमरान खान है। इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है, यही हकीकत है। और इसके अब तो एविडेंस आते रहे हैं कि आप देखें ना, हर कौन सी चीज़ है जिस पे यू टर्न नहीं है, कौन सी चीज़ पे जिस पे कलाबाजी नहीं है, कौन सी चीज़ है जिस पे झूठ नहीं है। आप देखें इमरान खान ने जैसे कह दिया जी KPK के 2 लोग पकड़े हैं, पकड़े तो नहीं, यानी उनका पता चला है कि वो मेरे कत्ल करने के लिए उनको उठाया गया। अरे रोज़ तुम्हारी विश लिस्ट में लोग ऐड होते जा रहे हैं भाई, खुदा के लिए कोई प्रूफ भी दे दो, कोई एविडेंस भी दे दो। अब यहाँ बैठ के मैं कहना शुरू हो जाऊँ कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना वो मुझे चैनल से हटवाने की कोशिश कर रहा है, तो यार ये कोई बात है। फिर मैं कहूँ नहीं, आइल ऑफ मैन में 3 लोगों को हायर किया गया जो आके लॉबी करेंगे यहाँ पे ताकि मेरा प्रोग्राम बंद हो। क्या ड्रामेबाजी है यार, खुदा के लिए इतना छनकना समझा हुआ लोगों को। सर फैसल वागड़ा साहब कह रहे हैं कि सांप के बच्चे पार्टी के मुखलिस लोगों को खान साहब के करीब नहीं आने देते, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि खान साहब की नाअहली का 99.99% इम्कान है। तो सर खान साहब आपके ख्याल में वाकई इतने इनोसेंट हैं कि उनको नहीं पता कि कौन उनके साथ मुखलिस है और कौन नहीं? इनोसेंट नहीं है, इनोसेंट नहीं है। खान साहब को सूट करते हैं सांप और सपोले, और खान साहब उनको पाल के रखते हैं अपनी जेबों में, अपने दिल के करीब, अपने हर जगह पे, अपने बिस्तरे में बड़ी करीब रखते हैं अपने सांपों को वो, और उनको पता होता है। खान साहब ने, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की 14 साल लड़ाई रही है, एक अटेम्प्ट नहीं किया खान साहब ने उसको ठीक करने का, क्योंकि उनको सूट करता है कि सारे आपस में लड़ते रहें और उनको लीडर मानते रहें, कोई ग्रुपिंग ना हो जाए मेरी पार्टी में मेरे खिलाफ। दूसरा फैसल वाडा जो है ना, अब ये आपको 5वीं 8वीं बार कह चुके हैं कि जी सांप है, आस्तीन के सांप है, उनके हैं तो बता दो, तुम तो नहीं वापस जा रहे, तुम्हारी तो रुकनीयत भी मुअत्तल कर दी, उन्होंने खारिज कर दिया तुम्हें। बल्कि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने से पहले उनका जवाब आ गया था, ठीक है ना, पहली फैसल वाडा की जो थी। तो नाम बता दो, हर वक्त कहते हो कि मैं आने वाले दिन नाम बताऊंगा। दूसरा फैसल वाडा अपने पूरे स्क्रिप्ट में भूल गए हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं अगले थोड़े दिनों में अरशद शरीफ के कातलों का भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे से वो राब्ते में तो, और मैं अपना फ़ोन जो है वो देता हूँ अगर उसमें कोई एविडेंस देता है ये वो, तो उसके ऊपर बात ही नहीं करते। तो फैसल वाडा की कौन सी बात का आदमी यकीन करे? खुद फैसल वाडा ने अपनी जायदादें जो थी UK वगैरह की वो छुपाई थी गोशवारों में अपने, खुद उन्होंने अपनी ड्यूल नेशनलिटी जो है उसको छुपाया था, ठीक है ना। और तो उनकी भी तो बातों के ऊपर सवालिया निशान है ना। आप मुझसे कभी शेख रशीद का पूछ लेती हैं, फैसल वाडा का पूछ लेती हैं, जब आप ढक जाएंगी तो डब्बू के बात करना शुरू हो जाएंगी। भाई इन तीनों के अलावा आपको इमरान के इर्द गिर्द कोई मुखलिस आदमी नजर नहीं आता जो जेन्युइन सच्चा भी हो। सर कौन है वैसे मुखलिस? बड़े लोग हैं, जैसे एक मैं पार्टी का बताता हूँ, नजीब साहब हैं, वो कराची के, इनके जो हैं वो बड़े मुखलिस हैं। आप देखिए जी, असद उमर साहब कह सकते हैं कि मुखलिस हैं, ये आप कह सकते हैं कि इमरान खान के मुखलिस हैं वो, बाकी कुछ और वो ना हो। यस, इवन सैफुल्लाह नियाज़ी वो इमरान खान से बहुत मुखलिस हैं, यानी बड़े लीडर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े नहीं है। बुशरा बीबी, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी और इमरान खान जो है इनकी अरेंज मैरिज है, अरेंज इन द सेंस अरेंजमेंट के साथ मैरिज है, मुझे ये लगता है। कुछ लोगों का उसमें अमल दखल है, वो जहेज़ में कुछ दुआएं और पता नहीं क्या क्या लेके आई हैं, और इन्होंने आकमेर के तौर पे उनको इतनी बड़ी हुकूमत दे दी। सर लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए और इस्तीफे मंजूर करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी कलअदम करार दे दिया है। अब आगे का मंजरनामा क्या होगा? तहरीक इंसाफ क्या वापस आएगी असेंबली में? तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया, असद उमर ने तो बयान दे दिया कि जनाब राजा रियाज जो है अपना ऑफिस विकेट करें, हम लोग आ रहे हैं, यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उन्होंने ये कह दिया। तो तहरीक इंसाफ का तो आपको जवाब मिल गया कि वो आ रहे। पहली बात है, इस फैसले का खुश कौन होगा आपके ख्याल में? PDM होगी कि PTI होगा? सर मुझे लगता है PTI। ओके, अब आपको बताता हूँ, ये असल खुशी का मकाम जो है ना PDM के लिए, PTI के लिए। देखिए PDM जो है ना वो नहीं चाह रही थी कि इस वक्त इलेक्शन हो, क्योंकि अगर आज की तारीख में इलेक्शन होता है तो आज की तारीख में चाहे कम हुई हो पॉपुलैरिटी, लेकिन इमरान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है और उनके वोटर ने उनको वोट डालना ही डालना, ठीक है ना। वो नहीं हटना पीछे, उसने बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उनके वोटर ने वोट डाल देना जाके।
और इतने ज़्यादा हलकों पे एक साथ जो है ना धांधली मुमकिन नहीं होती। तो वो अब इलेक्शन अगर डिले होते, यानी अगर उनके इस्तीफे नामंजूर होते हैं तो बेसिकली इलेक्शन ख़त्म हो गए, इलेक्शन नहीं हो रहे। तो पीडीएम को तो बड़ी खुशी हो, पहले दिन से कह रहे थे इलेक्शन अभी ना कराओ, बजट नहीं है, पैसे नहीं है, जनरल इलेक्शन आने वाला है, तो उनका तो मौका माना गया। पीटीआई की जहाँ तक बात रही है, ये तो इस्तीफे दे के बैठे हुए थे अपनी तरफ से। सर मुझे लग रहा है कि ये खुश होंगे कि इनको ये पता था कि इलेक्शंस तो इन्होंने करवाने नहीं है, तो नहीं देखिए बात ये है कि ये इतने महीनों से इस्तीफे कर रहे थे और खुद जाके अदालतों में धक्के खा रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे नामंजूर कर दो। कोई कह रहा है मेरे जाली साइन है, कोई कह रहा है मैंने दिल से नहीं किया, कोई कह रहा है मेरे से ले लिया था लेकिन इस मौके के लिए नहीं था। यार क्या अपना असेंबली में बैठते हैं, दरूद शरीफ पढ़ के बात शुरू करते हैं, या अदालतों में आते हैं कलमा पढ़ के झूठ बोल देते हैं। इन लोगों का क्या एतबार करना। लेकिन पार्टी तो भी शुरू हुई है, देखें इसी चक्रों में 7-8 महीने गुजार दिए हैं पीडीएम ने पीटीआई के। वो कहाँ से जो उनकी दोनों हुकूमतें भी टूट गई, यानी जो पंजाब और केपीके की थी। तो अब वो उनको और 2 महीने खिला देंगे। ऑल द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हैज़ टू डू, इसके वो इनको अभी बैठने की इजाज़त नहीं देगा। वो कह देगा मैं ज़रा इलेक्शन कमीशन से या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लूँ कि ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है कि नहीं, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस में जो बात होती है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। तो अब वो देखना ये है कि वो अगर खेलते हैं इसके ऊपर तो ये और बार रुसवा होते रहेंगे, और अगर नहीं खेलते तो वहाँ जाके अपना तूकावा चाटेंगे। सो आइदर केस, आइदर वे, पीटीआई हैज़ लॉस्ट बिग टाइम ओवर हियर टुडे। सर सदर आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और कहा है कि सूबाई असेंबली में इंतखाबात जल्दी करवा दें। आप समझते हैं कि सदर साहब की बात मानी जाएगी, क्योंकि गवर्नर्स तो कुछ और ही सोच कर बैठे हुए। ये वही है ना कीड़ा निकालने वाला डॉक्टर, है ना, प्रेसिडेंट है हमारे मुल्क के। इसीलिए उन्होंने ये खत लिखा है कि आप भूल ना जाएं, इसीलिए वो खत लिखा है उन्होंने ताकि लोग उनको याद रखें, और वो कीड़े निकालने वाले डॉक्टर को। क्योंकि वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार अदारा और वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, वो ऑटोनमस बॉडी है, ठीक है ना, उसका एक तरीक़ाकार है। और आरिफ अलवी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शंस का नोटिस दे चुका है। पीटीआई के अपने लोग जो है वो कोर्ट्स में गए हुए कि जी हमने हमारी रुकनीत कैंसिल ना होने दें, वो कह रहा है इलेक्शन करा लें, ठीक है ना। इधर आज अदालत ने उनकी पिटीशन निपटा दी, उनके हक में सपोजली फैसला कर दिया। आरिफ अलवी आज खत लिख रहा है और बेसिकली इतना डेस्परेट आदमी है कि भाई मुझे भी तो खबरों में डिस्कस करो, मुझे भी तो अपने प्रोग्रामों में डिस्कस करो, वरना वो कौन ना 3 में ना 13 में उसकी कोई वैल्यू है। वो इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहा है कि जी टाइम पे इलेक्शन करा दो, तो और क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन के टाइम पे ही कराएं। वो तो ये कह ही नहीं रहा कि वक्त से पहले करा दो। तो भाई अब आरिफ अलवी साहब को आपने डिस्कस कर लिया, उनके खत के पैसे पूरे हो गए। सर लेकिन आप ये दांतों का कीड़ा निकालने वाले को कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं डेंटिस्ट ने बहुत माइंड कर जाना है क्योंकि डेंटिस्ट की बड़ी वैल्यू है हमारे मुल्क में। दुनिया के हर मुल्क में वैल्यू है, दुनिया के हर मुल्क में डेंटिस्ट की वैल्यू होती है। मैं तो बड़ा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और स्पेशली डॉक्टरों की, लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी है कीड़ा निकालना। तो अपने खत के जरिए भी उन्होंने कीड़ा ही निकाला है, इससे ज्यादा उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद। पहले साढ़े नाल भी जुल्म किया, मेरी सिस्टर नू गवा करके लै गया सी ते उन्हां वीडियो वगैरह फोटोआं वगैरह बना के हर पासे सेंड कीतियां, वायरल कीतियां, दरखास्त वगैरह भी दित्ती, कुछ नहीं बनया। उन्हां ने ठीक कीता, असीं भी नहीं ठीक कीता। उन्हां नू सज़ा मिलनी चाहिदी, मैनूं भी मिलनी चाहिदी। नाज़रीन, इतना खूबसूरत नौजवान है और इसके खूबसूरत हाथों के अंदर हथकड़ी है। शेखुपुरा के करीब सफदराबाद में एक खातून को नंगा कर दिया गया इस शख्स ने, और इसके साथ कुछ दोस्त थे इसके। वो खातून भाई भाई कहकर इल्तिजा करती रही। अब ये से पूछते हैं कि क्या उस वक्त जब उसको भाई भाई कह रही थी, जब इसको नंगे उसका कपड़े उतार रहे थे, तो क्या कोई एक ज़रा सी भी मलामत इसके दिल में आई कि नहीं इससे बात करते हैं? क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। अब ज़िंदगी कैसी, अच्छी गुजर रही है, कैसी गुजर रही है? ठीक है। ठीक ही है, यानी कि
कोई पछतावा नहीं हुआ? अच्छा हुआ क्या, आप ये बताएं। एक खातून की उसके आपने कपड़े क्यों उतार उसको नंगा कर दिया? ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸਨੈਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ फ़ोन करना, वो आंदे ने आपा भी जाके इंज कर लवीए। अच्छा, जो उन्होंने तुम्हारी बहन के साथ किया ठीक था? नहीं, उन्हें गलत किया साडे नाल। फर्क क्या रह गया तुम में और उनमें? वो उन्होंने इंसानियत वाला काम किया था तो तुमने भी नहीं किया। तुम क्या हो, तुम अपने आप को क्या कहोगे? कोई तो अब जवाब होगा ना। उन्होंने नहीं किया फिर मैं भी नहीं, मेरे भी बर्दाश्त नहीं आए। नहीं, एक और है। अच्छा मुझे बताओ, वो भाई भाई कह रही थी ना, अगर मैंने वो वीडियो की थोड़ी सी देखने की कोशिश किया तो वो भाई भाई कह रही है। कुछ ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया? तुम्हारी बहनें भी जारी बात है ही हैं, वो भी तुम्हें भाई कहती होंगी। और अगर इस तरह तुम उनके साथ कर सकते हो तो फिर कैसे तुम्हारा ज़मीर गुबारा करता रहा कि वो तुम्हें भाई कह रही है, अल्लाह के वास्ते दे रही है, तुमने उसको नंगा कर दिया। अच्छा हुआ कैसे? वो जो दोस्त है तुम्हारे, क्या कैसे सारा प्रोग्राम बनाया तुमने? उन्हें फ़ोन किया दोस्तों ने, वो फिर आए मेरे कोल। उन्हें स्नैन मेरा दोस्त सी, उनकी दोस्त सी, वो आए मेरे कोल। उन्हें आख्या उत्थे बैठे सी, यकदम ही प्रोग्राम बनया सी। उन्हें आख्या इंज करिए, फिर असी चल गए उत्थे घर। फ़ोन किया, उन्हें दरवाज़ा खोलिया, फिर उन्हें सना ने उत्थे चाह के लै गया सी असी गड्डी च। ते फिर उत्थे उनकी वीडियो वगैरह बनाई। अच्छा, तो फिर आपकी बहन को जिनके साथ ही किया उसमें बंदे भी थे क्या? हाँ जी। तो उन बंदों से बदला ले लेते यार, एक औरत की इज्जत कमाल कर दी। बंदे नहीं आन उत्ते बंदे नहीं आन, जनानियां ही आन। अब यानी कि वहाँ पर औरतें ही रह गई थी। हाँ जी। तुम कितने का अपने आप को नौजवान समझते हो कि तुमने औरतों के साथ ये कर दिया पकड़ के? उन्होंने तुम बंदे शामिल थे और औरतें शामिल थी, बंदे नहीं मिले, तुम औरत उठा के ले आए हो यार। इस उम्र के अंदर जब हमारे इस्लाफ, अगर हम मुसलमान हैं, इस तरह का जो काम इसने किया है, हिंदू इस तरह के काम करते हैं और वो बड़े जो है ना इस किस्म के कामों पर फ़ख्र कर लेते हैं, और बल्कि वो इस किस्म की तकसीम ही नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि ये मुसलमान है, इनकी इज्जतें पमाल करना हमारे लिए बिल्कुल जायज़ है। और ये मुसलमान होकर और ये इस किस्म के काम कर रहा है कि हमारी बहन के साथ उन्होंने ऐसे किया, उनके साथ उनके मर्द भी थे, उनके मर्द मिले नहीं और हमने उनकी खवातीन उनके जो घर में एक औरत बची, हमने उसके साथ उठा के ऐसा कर लिया। अच्छा, इस मामले के बाद अब परेशान हो कि नहीं, कि दिल मुतमईन है ठीक किया? नहीं जी। क्या बस हो गया जेड़ा होना? नहीं, यानी ठीक हो गया जो भी हो गया? उन्होंने नहीं ठीक किया, असी भी नहीं ठीक किया। उन्होंने भी सलाह मिलनी चाहिए, मैंने भी मिलनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें क्या मिलनी चाहिए और उनको क्या मिलनी चाहिए? उन्होंने भी तो साढ़े ला जाती एडी बड़ी। वो वीडियो कहाँ उन्होंने वायरल की थी? हर पासे सारे पिंड वाले ने भी पता, हर पासे वायरल। अच्छा, वीडियो बना कौन रहा था उस दिन उस खातून की? वो ही बनाते पैसे जो आपके दोस्त थे। उन्हें बना जो सना दी मैं तो स्नैन खुद बनाते रहे तुम? हाँ जी। तो उसके बाद वायरल भी खुद कर दी? नहीं, मैं वायरल नहीं की थी, स्नैन वायरल की थी। स्नैन को तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने तुम्हें मशवरा दिया? नहीं, इस तरह तो स्नैन ने जो तुम्हें मशवरा दिया ना, मैं तुम्हें दावे से एक चीज़ कह सकता हूँ, अगर वो किसी की औरत के बहन के मतलब तुम्हें कह सकता है, वो तुम्हारी बहन के साथ भी ये काम कर सकता है। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है? कर सकता है ऐसे? कर सकता है किसी की भी तुम्हारी, उसकी सगी बहन तो नहीं है तुम्हारी बहन, दोस्त है ना तुम्हारा? हाँ जी। अच्छा, इतनी दुनिया अब तुमने काम कर लिया, वीडियो इतनी वायरल हो चुकी है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितने लोगों के और इस किस्म के अज़ाइम बढ़ेंगे कि अच्छा मुझे इंसाफ नहीं मिला या मेरी बहन के साथ ऐसे हुआ तो मैं भी ऐसे कर दूँ। क्या कहोगे? अब परेशानी है कि नहीं, बस ये बता दो। है परेशानी। चले, जैसे कि मैंने बताया कि जो इसने काम किया है, इस किस्म के जो काम है ना, आप यकीन करें हिंदुस्तान में होते हैं, और किन के साथ होते हैं? मुसलमानों के साथ। करने वाला कौन होता है? हिंदू होता है। लेकिन अफसोस ये हमारा नौजवान है, इसका नाम इतना खूबसूरत है, ये इतना खूबसूरत जवान है, इसके हाथों में हथकड़ी हैं, और इसने वो काम किया है कि जिस पर अब
ये शर्मिंदा तो नहीं है, लेकिन ये कहता है कि उन्होंने हमारे साथ किया, हमने उनके साथ कर दिया। शायद इंसाफ का मेयार भी कुछ इसी किस्म का है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेने में को ज़्यादा आसान समझते हैं, क्योंकि आप अपना बदला खुद ले सकते हैं। तो इसी किस्म का कुछ मामला है। तो अब ये सारी सूरत हाल है। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें बागी टीवी।